प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और साथ ही वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। तो ये सभी कुछ जानेंगे मैक्वेरी के थ्रू, क्योंकि उनका इस पे व्यूज़ आया है। तो देखते हैं क्या बोलना है उनका। और साथ ही ये मार्केट अपडेट वीडियो है, तो इसमें भी हम एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, इन्फॉर्मेटिव है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्वेरी का इंडिया को लेके व्यू क्या है। मैक्वेरी है क्या, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है ना। तो मैक्वेरी एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, वर्ल्ड वाइड वेल रिस्पेक्टेड ग्रुप है। तो उनका व्यूज़ आया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेकर। तो उनका बोलना है कि फर्स्ट हाफ में, दैट इज़ 2025 के फर्स्ट हाफ में इंडियन स्टॉक मार्केट्स अबाउट 10% के आसपास गिर सकता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पे उनका बोलना है कि जो इंडियन फैक्टर्स है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इंडियन मार्केट्स को नेक्स्ट ईयर। ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर से, बाहर क्या हो रहा है, और उसमें भी यूएस में क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं अब। तो ट्रंप के पॉलिसीज़ पे काफ़ी हद तक ये डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट हाफ है वहाँ पे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। और मोस्टली उनका मानना है कि स्टॉक मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिलेगा। इंडिया के सेक्टोरल ट्रेंड्स पे उनका व्यू है कि कंजम्पशन का जो बैड फेज था ना, वो मोस्टली ओवर हो चुका है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ, कोई बहुत तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, टाइम लगेगा यहाँ पे कंजम्पशन जो भी इंडिया में उसको रिकवर करने में, फुली रिकवर करने में। ठीक है, इंडिया तो आपको पता है ना कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। तो अगर इकोनॉमी को अच्छे रेट से ग्रो करना है तो हमारा कंजम्पशन अच्छा होना ही चाहिए। चाइना को अगर आप देखेंगे, वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है ना, पूरा इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारा इकोनॉमी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे इश्यूज़ हैं और आने वाले कुछ और समय तक ये इश्यूज़ बने रहेंगे। तो अगर आप सेक्टर्स पूछे ना, मतलब उनका व्यूज़ कि कौन से सेक्टर्स अच्छा कर सकते हैं जहाँ वो बेट लगाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो डिफेंसिव्स का नाम ले रहे हैं यहाँ पे। तो डिफेंसिव्स में वो बोल रहे हैं कि उनका मानना है कि डिफेंसिव में आप फाइनेंशियल सर्विसेज को देख सकते हैं, उसके बाद आईटी को देख सकते हैं, और उसके बाद हेल्थ केयर को देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये तीनों तो हम भी काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल पे, कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, उनका ये व्यूज़ है। उनका मानना है कि इन सेक्टर से अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद हम रख सकते हैं। तो मोस्टली प्रॉब्लम एरिया वही बोल रहे हैं, यूएस, जो कि हम हमेशा डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि ट्रंप आने वाले हैं। वो क्या करते हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात बोल रहे हैं, उसके बाद टैक्स कट्स की बात बोल रहे हैं, और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। मतलब लेटेस्ट अब तो है कि वो बोल रहे हैं पनामा जो कैनाल है उसका वो कंट्रोल लेना चाह रहे हैं। अब उसके बाद और एक और लेटेस्ट आया है कि जो ग्रीनलैंड है वो चाह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अब यूएस ले ले। मतलब ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का पार्ट है, मतलब खुद से वो शासन है वहाँ पे, काफ़ी हद तक ऑटोनोमी है, लेकिन हाँ डेनमार्क के अंदर आता है। वो बोल रहे हैं ग्रीनलैंड भी अब हम ले लेंगे। तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, देखते हैं जब सही में वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, मतलब शपथ ग्रहण के बाद वो क्या करते हैं। यूएस मार्केट्स पे तो कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, ब्रीफली एक बार और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी क्लैरिटी मिले। तो देखिए, यूएस में अगर आप S&P 500 का रिटर्न्स देखेंगे ना, तो अभी तक अबाउट 23% ईयर टू डेट रिटर्न है, 23%। लास्ट ईयर भी उनका रिटर्न 20% प्लस था। ठीक है, 22 में ऑफकोर्स बुरी तरह से गिरे थे, लेकिन उसके बाद से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद है कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। क्यों उम्मीद है? क्योंकि वहाँ पे टैक्स कट्स का उम्मीद है। तो टैक्स कट करेंगे तो ऑफकोर्स इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, कंपनीज़ के लिए भी अच्छा है, फिर जो इंडिविजुअल हमारे तरह कंज्यूमर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, टैक्स कट होगा, और साथ ही स्पेंडिंग वहाँ पे बढ़ सकता है, तो वो भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे सिर्फ एक इशू क्या आ रहा है ना, कि ये जो टैरिफ हाइक, मतलब टैरिफ हाइक के कारण यूएस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और बाहर के कंट्रीज़ में भी, वर्ल्ड वाइड भी प्रॉब्लम आ सकता है। टैरिफ हाइक का मतलब क्या हुआ कि वही 100 रुपीज़ का सामान है तो आप 20% का टैरिफ लगाएंगे तो 120 रुपीज़ में अब यूएस में बिकेगा, तो 20 रुपीज़ बढ़कर बिकेगा। तो ऑफकोर्स एक तो यूएस गवर्नमेंट का अर्निंग थोड़ा बढ़ेगा, जो कि उनके लिए एक तरह से पॉजिटिव है। लेकिन उसके कारण देखिए, कंपनीज़ का भी, वहाँ के जो कंपनीज़ हैं जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी फिलहाल अच्छा चला है, नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद है अच्छा चलेगा, टैक्स कट ये सब हो रहा है तो पॉजिटिव है। लेकिन हाँ, टैरिफ हाइक के साथ ये भी इशू है ना, जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है दूसरे कंट्रीज से, तो पहले आप वो रॉ मटेरियल सपोज 100 रुपीज़ पे खरीद रहे हैं, अब वो 120 रुपीज़ का हो गया, तो कंपनीज़ का ऑफकोर्स मार्जिन हिट होगा ना। तो जहाँ भी इस तरह का रिक्वायरमेंट है जिन कंपनीज़ को, उन्हें प्रॉब्लम आ सकता है।
वर्ल्ड वाइड ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएगा। इंडिया का भी एक्सपोर्ट अगर देखें तो ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास हो गया यूएस में, टोटल एक्सपोर्ट का हमारा, जो कि बड़ा हिस्सा है ना। तो वहाँ भी अगर वहाँ से अगर टैरिफ लगता है अच्छा खासा इंडियन गुड्स पे, तो प्रॉब्लम आएगा। आईटी में देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि आईटी कंपनीज का बेस वहाँ पे है, और साथ ही जो लोकल लोग हैं ना उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, तो आईटी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बट हाँ, जो दूसरे सामान हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है अगर टैरिफ लगता है। उसी तरह से मतलब चाइना तो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। मैक्सिको है, कनाडा है, बहुत सारे कंट्रीज़, मतलब क्योंकि यूएस में तो सबका एक्सपोर्ट होता है, तो सभी जगह प्रॉब्लम आ सकता है। और यूएस में भी उसके कारण थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। प्लस ऑफकोर्स जब आप टैरिफ लगाएंगे, सामान महंगा बिकेगा आपके घर में, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आप इंटरेस्ट रेट कट ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ना, अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखें, रिसेंट टाइम्स में गिरा है, प्रेशर बना, इसीलिए उनका 10 ईयर जीसेक भी अगर आप देखें ना, तो 4.5 के नीचे चला गया था, लेकिन अब वो 4.6 के आसपास जाने वाला है। इसीलिए नेगेटिविटी आया है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर रेट कट्स काफ़ी कम हो। तो देखना होगा ट्रंप आने के बाद क्या करते हैं, क्योंकि अभी बोलना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली क्या बोलना और करना दोनों में डिफरेंस होता है। तो बोल तो ये सब रहे, ठीक बात, लेकिन एग्जैक्टली करते क्या है वो देखना होगा। उसके आधार पे पता चलेगा कि एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर हो क्या रहा है। यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर भी बहुत सारे क्वेरीज आते हैं आप लोगों के। तो देखिए, यूएस मार्केट बिल्कुल सही बात है कि एज ऑफ नाउ लग रहा है कि शायद परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर भी अच्छा होगा यूएस मार्केट्स का, ठीक है, एज ऑफ नाउ लग रहा है। लेकिन वहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखिए, सभी कुछ पॉजिटिव नहीं होता है, कोई भी चीज़ हो रहा है उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव तो हमने डिस्कस किया, निगेटिव भी आप जान लो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है ना, कि वहाँ वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हो चुका है। मतलब S&P 500 का लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे ना, तो अबाउट 15.8 का है, पी रेशियो की बात बोल रहा हूँ मैं। और अभी का अगर आप देखेंगे ना, तो 22 के आसपास चला गया है। तो देखिए, यहाँ पूरा एक्सपेक्टेशन का गेम है ना, कि कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर अच्छा चलेगा, इंटरेस्ट रेट कट होता रहेगा, ये सब एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ गया, लाइक टैरिफ हाइक, तो उसके कारण कुछ कंपनीज का परफॉर्मेंस हिट हो सकता है। उसी तरह से अगर इंटरेस्ट रेट कट कम होंगे तो वो भी मार्केट के सेंटीमेंट को बुरी तरह से हिट कर सकता है। तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यूएस मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बिल्कुल बिल्कुल करे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, इकोनॉमी भी ठीक ठाक कर रहा है, कंपनीज का परफॉर्मेंस भी उम्मीद है कि ठीक रहेगा। तो अगर उनका अर्निंग ग्रोथ अगर आप देखें ना S&P का, तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि S&P 500 की जो कंपनीज हैं उसका अबाउट 14% के आसपास का अर्निंग ग्रोथ आएगा नेक्स्ट ईयर भी, जो कि बहुत अच्छा है ना। इंडिया में तो मतलब यहाँ तो एक्सपर्ट्स कुछ भी बोल देते हैं 18% 19%, बट हाँ, इंडिया में अगर 12% के आसपास भी आ जाए तो अच्छा माना जाएगा, और उम्मीद है कि उतना रफली आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान में ये रखना है कि यूएस मार्केट में बिल्कुल एक्सपोजर लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सपोजर ले ले इस उम्मीद में कि इंडियन मार्केट शायद अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे, यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्लस माइनस दोनों बताया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से यूएस मार्केट के लिए हम चले जाएं ना। अगर आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं यूएस मार्केट्स का, डाइवर्सिफिकेशन करना है, 10% के आसपास बहुत है। और अगर आपको आइडिया है, समझ है, तो मे बी 20% के आसपास इस तरह का, ठीक है। इससे ज़्यादा लेना तो, क्योंकि इंडियन मार्केट डेवलपिंग कंट्री है इंडिया ना, यहाँ पे तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग ना, तो वहाँ पे तो ऑफकोर्स आप उम्मीद करें कि इंडियन मार्केट्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होगा, ठीक है। अगर आप वैल्यूएशंस देखें ना इंडियन मार्केट्स का, तो अभी बहुत ज़्यादा है। तो निफ्टी 50 देखिए 22 के आसपास है, ट्रेलिंग पी है ये। निफ्टी मिड कैप 42 है, स्मॉल कैप 34 के आसपास है। तो लार्ज कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड बोलेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो देखिए, पहले ये जो ओवर वैल्यूएशन था ना, मार्केट इसको डाइजेस्ट कर रहा था कि भाई कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, इसीलिए चल रहा था इतना ज़्यादा हाइपी। लेकिन अब कंपनीज़ का परफॉर्मेंस हिट हो गया है ना, लास्ट क्वार्टर आपने देखा था। तो यहाँ पे इसीलिए मार्केट में आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब गिर रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर गिर रहा है, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो गया। और मार्केट गिरा भी है ना, 9-10% के आसपास गिरा भी है। तो जिस तरह का वैल्यूएशन है उसको देखकर बिल्कुल आप मान सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा बहुत और ज़्यादा गिरावट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी ना। वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, अर्निंग ग्रोथ बुरी तरह से हिट हुआ है, अर्निंग ग्रोथ बिल्कुल इंप्रूव होगा आने वाले समय में H2 में। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत जादू टाइप कोई डंपर आएगा ना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। और उसके बाद शायद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, इस तरह से इसको देखना चाहिए। तो थोड़ा बहुत अगर गिरावट आता है तो एनी हाउ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स के बाद मार्केट यहाँ नहीं रहेगा। तो ऑफकोर्स इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए शॉर्ट टर्म में, बिकॉज इनसे फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चलता है ना,
अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर्स के लिए, तो वहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से आप देखें। नाउ हम आज के स्टॉक के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इस स्टॉक के बारे में जो हम डिटेल डिस्कस करेंगे उसमें आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर 1 कि देखिए, कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस क्यों ना दे स्टॉक प्राइस वाइज, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सालों से अच्छा कर रहा है तो फ्यूचर में हमेशा अच्छा ही करता रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें, कभी भी वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 2, अगेन, कितनी भी अच्छी कंपनीज हो उसके वैल्यूएशन का एक लिमिट है, ठीक है। अगर कोई कंपनी हद से ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाए तो वहाँ भी हमें सतर्क होना चाहिए, ठीक है। तो आज एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सालों तक बहुत अच्छा रिटर्न्स, ह्यूज रिटर्न्स, मतलब टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक अगर आप बोले इंडिया का, वन ऑफ द बेस्ट था। लेकिन रीसेंट टाइम्स में लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर परफॉर्मेंस बहुत बुरा है। मतलब निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं उसमें से अगर आप सबसे ख़राब स्टॉक्स में से काउंट करोगे तो उसमें वो स्टॉक आएगा। तो आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी तरह का एडवाइजरी नहीं है, ठीक है। मेरा भी किसी तरह का एक्सपोजर नहीं है स्टॉक में, तो खुद का रिसर्च करें, बेसिस दैट आप कॉल लें कि आपको क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पे एशियन पेंट्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो लास्ट 1 ईयर में 32% से गिरा है और लास्ट 3 ईयर्स में 11% से गिरा है। एशियन पेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 2nd लार्जेस्ट पेंट कंपनी और वर्ल्ड का 8 नंबर पे आता है, 8th लार्जेस्ट कंपनी है एशियन पेंट्स। तो यहाँ पे अगर मार्केट शेयर देखेंगे ना तो 55% के आसपास इनका ऑर्गेनाइज्ड पेंट मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में इनका शेयर है। और डेकोरेटिव पेंट्स में अगर आप देखेंगे तो 60% का मार्केट शेयर है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट में 20% का मार्केट शेयर है। तो बहुत बड़ा प्लेयर है, सालों से डोमिनेंट पोजीशन पर रहा है इंडियन पेंट इंडस्ट्री में। लेकिन रीसेंट टाइम्स में इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो देखिए, प्रॉब्लम आने के बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो स्लो डाउन है इंडियन इकोनॉमी में ना, खासकर अर्बन स्लो डाउन चल रहा है, तो उसके कारण पूरा पेंट इंडस्ट्री हिट हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हिट हुआ है, दूसरे कंपनीज का भी परफॉर्मेंस देखेंगे रिलेटिवली हिट हुआ है। और सेकेंड और शायद सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है इस कंपनी के साथ वो है स्टिफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। यहाँ पे बिरला आ चुका है जिसका ब्रांड है बिरला ओपस, और JSW पेंट आ चुका है। मतलब सरप्राइजिंग ये है ना कि पेंट इंडस्ट्री डिकेड से, काफ़ी सालों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छे मार्जिन, बहुत अच्छा प्रॉफिट एशियन पेंट्स का, और दूसरे भी जो स्मॉलर कंपनीज है परफॉर्मेंस ठीक था। उसको देखते हुए भी सरप्राइजिंग कोई बड़ा प्लेयर पेंट इंडस्ट्री में अभी तक नहीं आया, और बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था क्योंकि सबको पैसा चाहिए ना, प्रॉफिट चाहिए। लेकिन फाइनली बिरला ने शायद ये देखा और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ये तो सही, अच्छा खासा पैसा है, तो यहाँ है, बड़ा प्लेयर है बिरला। तो उसके कारण स्टिफ कॉम्पिटिशन, JSW भी अच्छा खासा प्लेयर है, वहाँ भी कॉम्पिटिशन आ रहा है। लेकिन हाँ, मोस्टली प्रॉब्लम आ रहा है बिरला ओपस से। तो ऑलरेडी उन्होंने मार्केट शेयर लेना स्टार्ट कर दिया है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर आप चेक करेंगे ना तो लाइक कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो पहले तो अच्छा खासा चलता था, लाइक 3 ईयर्स में भी देखेंगे तो 18% का था, जो कि अच्छा था। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो -1%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगेन बहुत अच्छा, 20% के आसपास है, उससे ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन अगेन ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखेंगे तो -8%। और रिटर्न ऑन इक्विटी अभी भी इनका ठीक चल रहा है ना, इनका 28 के आसपास, अभी भी अबाउट 31% के आसपास दिख रहा है ROE, जो कि बहुत अच्छा है। ROC 37.5%, बहुत अच्छा। उसका EPS ग्रोथ भी अगर आप देखें ना तो 10 ईयर में 16%, 5 ईयर में 20% का ग्रोथ और 3 ईयर में भी 20.4% का ग्रोथ, जो कि 20% प्लस का EPS ग्रोथ बहुत अच्छा है। उसके बाद डेट टू इक्विटी 0.14% बिल्कुल कंट्रोल में है। कैश फ्लोज तो हम जानते ही हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो ये कंपनी बहुत ज़्यादा जनरेट करती है, इसलिए उतना ज़्यादा वैल्यूएशन पे सस्टेन भी कर पाया ये कंपनी। लेकिन हाँ देखिए, ज़्यादा वैल्यूएशन का प्रॉब्लम यही होता है, जब तक आपका परफॉर्मेंस चलेगा तब तक तो ठीक है, मार्केट आपको झेलेगा, प्रीमियम देगा। लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा भी हिट हुआ, मार्केट को लगा कि भाई नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है, वहाँ पर बुरी तरह से गिरेगा। इसीलिए ना ऑलमोस्ट हाफ के आसपास चला गया, तो 70-80 हुआ करता था, 46 आ गया। कंपनी का कुछ और डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो डेटर डेज अगर आप देखेंगे ना तो पहले के मुकाबले बढ़ा है। पहले डेटर डेज इसका अबाउट 30, 35, 40 के आसपास हुआ करता था, जो कि अब लास्ट फ्यू ईयर से 50 के आसपास चला गया। 50 डेज, डेटर डेज का मतलब ये हुआ ना
कि आपका पैसा कब वापस मिल रहा है। मान लें किसी को आपने ना कुछ सामान दिया, पेंट बेचा, तो वो पैसा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को आपने पेंट दिया तो वहाँ से पैसा आपको कब वापस आ रहा है। तो पहले तो वो 30-35 डेज़ में ही आ जाया करता था, अब आने में 50 डेज़ लग रहा है, जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव है। उसी तरह से डेज पेबल देखें, मतलब आपको पैसा किसी को देना है तो कितने दिनों में आप देंगे। तो पहले जनरली काफ़ी समय लगाते थे ना, 90 डेज़ 100 डेज़ में देते थे, लेकिन अब ये 80 डेज़ के आसपास इन्होंने देना शुरू कर दिया है, मतलब पहले पैसा दे रहे हैं। तो ये भी कंपनी की तरफ एक निगेटिव है। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल भी अगर आप देखेंगे तो पहले ये ना 50, 60, 70 डेज़ का एवरेज साइकिल देखने को मिलेगा, मतलब कितने दिनों में आप जो भी आप बना रहे हैं पूरा बनाकर बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब वो ना 90-100 डेज़ के आसपास चला गया है, तो यहाँ भी ये निगेटिव है। तो ये सब कुछ निगेटिविटी है। वर्किंग कैपिटल डेज़ भी अगर आप देखें 20, 30, 40 डेज़ हुआ करता था पहले, जो कि अब 60 डेज़ के आसपास चला गया है। तो ये सब संकेत कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल इस कंपनी में। तो देखिए, एक तो स्लो डाउन है ही है इंडियन मार्केट में, तो उसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी रिसेंट आपको प्रॉब्लम दिख रहा है स्लो डाउन के कारण दिख रहा है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट फ्यूचर देख के रिएक्ट करता है ना, तो फ्यूचर में लग रहा है कि जो कंपटीशन आ रहा है उसके कारण इसका बिजनेस थोड़ी हद तक हिट होगा। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग बूम भी आ रहा है। तो यहाँ पे पेंट कंपनीज का जो बिज़नेस है वो भी लगातार बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बिज़नेस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है या फिर लिमिटेड है, ठीक है। तो उसको देखते हुए ऑफ कोर्स नियर टर्म का तो प्रॉब्लम है, इसलिए मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको याद है ना, जियो और एयरटेल, जब जियो शुरू आया था तो लग रहा था अरे एयरटेल का क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, जियो कुछ समय तक तो ठीक है, उसने प्राइसिंग कम रखा, बिजनेस लिया, उसके बाद एक बार उसका मार्केट शेयर आ गया, फिर से प्राइसेस ऊपर चला गया। अब तो एयरटेल जियो दोनों ही अच्छे से चल रहे हैं, एयरटेल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। यही चीज़ है, यहाँ हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, इस स्टॉक का प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन है, बिल्कुल सही बात है। जैसे बिरला ऑपस है ना, तो अभी थोड़ा सा प्राइस कम करके बेचेगा ताकि मार्केट शेयर ले सके, लेकिन हमेशा तो नहीं ना बेचेगा, क्योंकि हमेशा वो अगर प्राइस कम ही रखेगा तो फिर उसके प्रॉफिट का क्या होगा। तो वो भी प्राइस बढ़ाएगा, लेकिन हाँ, मार्केट शेयर लेने के बाद। कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए वैल्यूएशंस भी नीचे गया, इसलिए रिटर्न्स भी नहीं आया है। लेकिन हाँ, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉब्लम्स थे मोस्टली चल रहे हैं, आने वाले कुछ और समय तक बने रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनी बिल्कुल डाउन एंड आउट है, ये भी वापस करेगा। वैल्यूएशन बहुत हद तक अब फेयरली वैल्यूड के आसपास चला गया। यहाँ से जब भी थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा ना, वहाँ पे आप देखेंगे इसका भी जो रिटर्न्स है आने लगेगा। पहले वाला रिटर्न शायद ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिटर्न नहीं आएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मेंशन करें। मैं आने वाली वीडियोज़ में ट्राई करूँगा उन क्वेरीज को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।